गाइस स्टोरी में दिखाई गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। डॉक्टर सचदेव कुरैशी फैमिली जा चुकी थी, पर एक अजीब बात जरूर हुई थी। जाने से पहले साहिबा अपने रूड बिहेवियर के लिए शिफा जी से माफी मांग कर गई थी और शिफा जी ने उसे माफ भी कर दिया था। पर यह बात मिस्टर एंड मिसेज कुरैशी के साथ साथ घर वालों के लिए भी जरा अजीब थी, क्योंकि उन्हें उसे देखकर लग नहीं था कि वो कभी माफी मांगने वाली हरकत भी कर सकती है। दिन के बाद सभी लोग काफी थक गए थे, रात भी हो चुकी थी, इसलिए सब अपने कमरे में चले गए। अदनान को कुछ काम था तो वो स्टडी रूम में चला गया। पर एक चीज मदीहा बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी और वो ये कि अदनान काफी परेशान सा लग रहा है। अभी से नहीं, आज सुबह से वो बहुत अलग बिहेव कर रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी और टेंशन साफ देखी जा सकती थी और यह मदीहा बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी थी। उसे स्टडी रूम में जातक देख वो समझ गई कि जरूर वो दोबारा अपनी फाइलों में उलझ जाएगा। पता नहीं क्या उसके दिल में आया कि वो कमरे में जाने की बजाय सीधा किचन में चली गई। कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकाला और उस पर सर्च किया, हाउ टू मेक अ कॉफी। सर्च करते ही उसे बहुत सारी 2 मिनट वाली रेसिपी शो होने लगी। अब वो समझ गई थी कि वो कोई बहुत अच्छी कुक नहीं है और एक नॉर्मल सी कॉफी बनाना भी उसे ठीक से नहीं आता, इसलिए इस बार उसने अच्छे से देखकर बनाने का सोचा। वीडियो में जैसे जैसे बता रहे थे वो वैसे वैसे कर रही थी। वैसे तो एक कॉफी बनाना बड़ा आसान था, पर मदीहा के लिए शायद इतना आसान नहीं था। 10 मिनट बाद वो कॉफी बनाकर सर्व कर चुकी थी। कुछ सोचकर वो मग ट्रे में रखकर अदनान के स्टडी रूम तक आती है, पर अब उसे अजीब लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने बिना उसके कुछ कहे, बिना किसी जबरदस्ती या मजबूरी के लिए अपनी तरफ से कुछ किया था, चाहे वो सिर्फ एक कप कॉफी की बात हो। पर मदीहा के लिए ये भी बड़ी बात थी और उसे अब बड़ा अजीब लग रहा था। पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर वही हमेशा वाले आई डोंट गिव अ डैम वाले एक्सप्रेशन लाती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से एक गहरी आवाज आती है, कम इन। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अदनान किसी फाइल में बिजी था। वो धीरे धीरे कदमों में साथ उसकी टेबल के पास पहुंचकर कॉफी कप वही टेबल पर रखती है तो उसकी खुशबू पहचानते हुए अदनान नजरें ऊपर कर देखता है तो कॉफी का मग देखकर उसे जरा हैरानी होती है। मतलब वो खुद अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ बनाकर लाई थी, यह विश्वास करना उसके लिए जरा मुश्किल था। वो कप में कॉफी देखते ही समझ गया था कि यह मदीहा ने ही बनाई है, क्योंकि मग के किनारे पर कॉफी के कुछ निशान थे और जब शिफा जी उसे कॉफी देती थी तो वो हमेशा कप को साफ कर दिया करती थी। फिर भी वो जरा अनजान बनते हुए कहता है, तुमने बनाई है। मदीहा उससे नजरें चुराते हुए, मैं क्यों बनाऊंगी भला, यह तो बड़ी अम्मी ने आपको देने को बोला था। अदनान उसकी झिझक समझ रहा था। वो कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है, अजीब बात है, अम्मी तो कभी नमक नहीं डालती गलती से भी, फिर आज कॉफी में नमक क्यों है। ये सुनते ही वो फौरन कहती है, पर मैंने तो आज बड़े ध्यान से बनाई थी और शक्कर ही डाली है, नमक नहीं। फिर ये कहते कहते वो रुकी और उसने अदनान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था तल्खी से मुस्कुराते हुए, और वो समझ गई कि यह उसने जानबूझकर किया है और वो बेवकूफ़ उसकी बातों में आ भी गई। अदनान वैसे ही मुस्कुराकर एक और सिप लेते हुए कहता है, जब झूठ बोलना आता नहीं है तो क्यों कोशिश करती हो, वैसे आज कॉफ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। वो इस बार कुछ नहीं कहती, पर एकटक उसकी टेबल को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इधर अदनान भी उसके मजे लेने के फुल मूड में था। वो दोबारा कहता है, वैसे क्या बात है, मुझे लेकर तुम्हें जलिब फिक्र हो रही है, और क्या कह रही थी उस लड़की से तुम, हाँ स्टे अवे फ्रॉम माई मैन। वह इतनी पजेसिवनेस, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई है मुझसे। उसके सवाल पर वो फौरन बिगड़ते हुए कहती है, मैं क्यों फिक्र करूंगी आपकी, और इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पाँव जो लोगों से जलती फिरूं। हाँ, वो लड़की बड़ी अम्मी से बदतमीजी कर रही थी, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने वो सब कहा था। ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मर भी रही होंगी ना तब भी आपकी फिक्र नहीं करूंगी। मेरा बस चले तो मैं खुद आपका कत्ल कर दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसकी बात सुनकर अदनान की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वो समझ रहा था कि वो किस हद तक उसे गलत साबित करने की जिद में अड़ी हुई थी, पर वो कहाँ पीछे हटने वाला था। वह बड़े रूहानी अंदाज में कहता है, उफ, मुझे नहीं पता था इतने कातिल ख्यालात है तुम्हारे। खैर, मेरा कत्ल करने के लिए तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र उठाकर मोहब्बत से देख लो, कसम खुदा की मेरा कत्ल तो अपने आप हो जाएगा। उसके पास सुनकर वो चिढ़ते हुए कहती है, शर्म कीजिए ज़रा, कैसे ठरकियों की तरह डायलॉग बाजी कर रहे हैं आपको लॉयर किसने बना दिया, मुझे तो उसे पर तरस आता है। अदनान, अरे जो कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, किसी और की बीवी के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ, वैसे अगर तुम कहो तो किसी और के साथ भी। अभी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मदीहा गुस्से में उसे घूरकर चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार, जो इस बात के बारे में कुछ सोचा भी दिखा दिया ना आपने भी अपने असली रंग, मुझे तो पता ही था आप ही बाकी मर्दों की तरह है। आज बता ही दीजिए कितनी गर्लफ्रेंड से आपकी कितने अफेयर्स चल रहे हैं आपके। ये कहते हुए उसने अपने हाथ तेजी से टेबल पर मारे। अदनान कुछ सोचते हुए कहता है, पता नहीं कभी रिकॉर्डिंग नहीं बनाया। वो उसकी बातों से बुरी तरह चिढ़ गई। उसे पता तो था कि अदनान उसके मजे ले रहा है, पर यह बात मजाक में भी वो सुनना नहीं चाहती थी।
अदनान कॉफी का मन खत्म करके टेबल पर रखते हुए कहता है, अगर मुझे अफेयर्स चलाने होते ना तो तुम्हारे आगे पीछे घूम नहीं रहा था, समझी? अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा ना चलाया करो, अब जाओ जाकर सो जाओ, रात हो गई है बहुत। उसके पास सुनकर मरिया ने उसे एक नज़र घूर कर देखा और फिर वो मग वापस फ्री में रखे जाने लगती है, पर फिर कुछ सोचकर रुकती है और पीछे मुड़कर उसे देखकर पूछती है, आप ठीक तो है ना? आज सुबह से कुछ परेशान से लग रहे थे। अदनान ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, तुमने पूछ लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा इससे आगे कुछ नहीं पूछती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब उसे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वैसे भी। उसके जाते ही अदनान के चेहरे की एक्सप्रेशन से एकदम से बदल जाते हैं। अभी तक वो जितना शांत था, अब उसके चेहरे पर एक परेशानी और टेंशन के भाव आ गए थे। वो अपना सिर पीछे कुर्सी से लगता है और कल रात की बातों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक। अदनान के हाथ अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर चल रहे थे और मदीहा किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी गोदी में उसी से लिपटी सो रही थी। अदनान ने अपनी शॉल उसे उड़ा दी थी ताकि उसे ठंड ना लगे। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अदनान जानता था ये कौन है, इसलिए वह लैपटॉप पर हाथ चलाते हुए ही कहता है, आ जाए अम्मी। इसकी मंजूरी मिलनी ही शिफा के अंदर आती है और एक नज़र पूरे स्टडी रूम को देखकर उसके नज़दीक आते हुए कहती है, मदीहा कहाँ है? मैं कमरे में भी देख कर आ रही हूँ, वहाँ तो नहीं। उनकी बात सुनकर अदनान आहिस्ता से शॉल को हटाता है तो मदीहा का चेहरा शिफा जी को दिखता है, जो फिलहाल अदनान से लिपटी हुई सो रही थी। ये देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने तो वाकई इसे बच्ची बना दिया है। अदनान अब ये 5 साल की नहीं है, बड़ी हो गई है। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, नहीं अम्मी, मेरे लिए अभी भी 5 साल की मदीहा ही है, ये बस शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग कभी भी छोटा है इसका। शिफा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर फिर एकदम से उनके चेहरे पर जरा परेशानी आती है और वो टेंशन में ही कहती है, अदनान, डॉक्टर सचदेवा का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि एक बार मदीहा को चेकअप के लिए बुलाना चाहते हैं। काफ़ी दिन से वो गई नहीं है और यह उसकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा। मैंने भी किसी और को तो नहीं बताया है, तुम जानते हो वो हर बार कितना पैनिक करती है डॉक्टर सचदेवा का नाम सुनकर। उनकी बात सुनकर अदनान के हाथ जो मदीहा के सिर में उसके बालों को सहला रहे थे एकदम से रुकते हैं और उसके चेहरे पर वही संजीदगी आ जाती है जो फिलहाल शिफा जी के चेहरे पर मौजूद थी। वह कुछ सोचते हुए सीरियस अंदाज में कहता है, हम सच से भाग नहीं सकते अम्मी, यह सच और वो इंसिडेंट हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है और इन सब का असर मेरी कपकेक पर सबसे ज्यादा हुआ है। डॉक्टर सचदेवा सही कह रहे हैं, बहुत टाइम से यह नहीं गई वहाँ पर, टाइम टू टाइम चेकअप जरूरी है, मैं लेकर जाऊंगा इसे 1-2 दिन में, आप फिक्र ना करें, संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर शिफा की एक राहत की सांस लेती है और फिर दोबारा कहती है, ठीक है, पर जरा ध्यान से, और अब तुम भी जाकर सो जाओ और इसे भी अच्छे से सुला दो, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है ये, ठीक है? उनकी बात सुनकर अदनान भी हाँ में सिर हिलाता है तो वो भी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। अदनान अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने फ़ोन की तरफ देखा तो कॉलर आईडी पर डॉक्टर सचदेवा शो हो रहा था। कुछ सोचकर वो फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर सिद्दीकी, आर यू देयर? अदनान अपनी गहरी आवाज़ में, यस आई एम लिसनिंग डॉक्टर। उसकी मौजूदगी का एहसास होते डॉक्टर सचदेवा एक गहरी आवाज़ में कहते हैं, मैंने वैसे तो आपकी मोम को इन्फॉर्म कर दिया था मदीहा के चेकअप के बारे में, पर सोचा एक बार आपसे भी पर्सनली ही बात कर लूँ, आप तो केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं ना। अदनान जी आपका कहिए, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर सचदेवा। अदनान देखो, तुम मेरे दोस्त भी हो, मैं तुम्हें सब कुछ बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ। तुम जानते हो मदीहा की कंडीशन कितनी सीरियस है, वो मेंटली डिप्रेस्ड है और ये बात मैंने तुम्हें सालों पहले भी बताई थी और दोबारा बता रहा हूँ। उस इंसिडेंट ने उस पर बहुत बुरी छवि छोड़ी है, हमें उसे उसके शेल से बाहर निकालना होगा और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। वो तुमसे इस हद तक कनेक्ट है जितना तुम समझ भी नहीं सकते। फिलहाल तुम उसे लेकर आओ, मैं जानता हूँ वो आने के लिए मना कहेंगी, मेरा नाम सुनकर ही पैनिक करने लगेगी, पर किसी तरह से उसे लेकर आओ। पिछले 6 महीने से उसने कोई चेकअप नहीं करवाया है, मुझे उसकी दवाइयाँ भी चेंज करनी है। जैसे अभी तक तुम उसे खाने में बिना उसके पता लगे दवाइयाँ दे रहे थे, अब शायद ऐसा ना हो पाए क्योंकि अब कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के फॉर्म में भी देनी पड़ेगी। शायद तुम लेकर आओ सबसे पहले उसे, पर देखते हैं क्या करना है, ठीक है? उनकी बात सुनकर अदनान कुछ नहीं कहता, बस सीधा फ़ोन कट कर देता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक दर्द था जो वो किसी को समझा नहीं सकता था, ना बता सकता था। वो अपनी सीट से उठकर उसे बड़ी सी खिड़की के पास आता है और सामने आसमान को देखने लगता है जिसमें आज चांद मौजूद नहीं था बल्कि बादल छाए हुए थे। ये देखकर वो खुद से कहता है, काश तुम्हारे दर्द को मैं अपने हिस्से लिख सकता मदीहा खान, वो इंसिडेंट हमारी जिंदगी में ना हुआ होता तो आज सब बिल्कुल ठीक होता। इतना कहकर वो एकदम खामोश हो जाता है। फिर कुछ देर और आसमान को देखकर स्टडी रूम से निकालकर अपने कमरे की तरफ आ जाता है। जयपुर कमरे में आता है तो अब तक मदीहा बेड पर अपनी साइड सो चुकी थी। आज उसने बहुत पढ़ाई की थी इसलिए लेट थी ही उसे नींद आ गई थी। उसे इतने सुकून से सोता देख वो खुद भी बेड पर उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसका चेहरा देखने लगता है। नींद तो बहुत दूर थी उसकी आंखों से। आज जारी है पैनिक अटैक। नेक्स्ट मॉर्निंग
सभी फिलहाल नाश्ता कर रहे थे और डाइनिंग टेबल पर काफी खामोशी थी। तभी मदीहा अपना नाश्ता खत्म कर अपनी जगह से उठते हुए सोफिया से कहती है, चलो भी देरी हो रही है यूनिवर्सिटी के लिए। उसने अभी यह कहा ही था कि सोफिया कुछ कह पाती उससे पहले ही अदनान की गहरी आवाज आती है, तुम नहीं जाओगी यूनिवर्सिटी आज। ये सुनकर वो चिढ़ते हुए कहती है, पर क्यों, अब तो ठीक हूँ मैं और मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें भी लेना है, जाना जरूरी है। अदनान पराठे का एक निवाला खाते हुए, हमें आज कहीं और जाना है। मदीहा नासमझी में कहा। वहां मौजूद बाकी सब एकदम खामोश थे। उन्हें आने वाले तूफान का बखूबी अंदाजा था जो अभी बस दस्तक देने ही वाला था। अदनान एक पल की खामोशी के बाद कहता है, डॉक्टर सचदेवा के पास मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, चेकअप है आज तुम्हारा। डॉक्टर सचदेवा का नाम सुनते ही मदीहा के चेहरे पर ना जाने कितने एक्सप्रेशंस जैसे होकर गुजर गए। ये नाम उसे जरा पसंद नहीं था और उसकी वजह ये थी कि यह नाम उसे बार बार अपने अतीत से रूबरू कराने की कोशिश करता था। सभी का ध्यान उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन पर ही था। वो जैसे अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। सब खामोशी से उसे ही देख रहे थे और सबकी आंखों में उसके लिए हमदर्दी के सिवाय और कुछ नहीं था। किसी को कुछ ना बोलता देख वो नाजिया जी के पास जाती है और उनसे मुस्कुराते हुए कहती है, अम्मी देखो ना, मैं तो ठीक हूँ, फिर क्या ज़रूरत है जाने की। उसके कहने पर नाजिया जी कुछ नहीं कहती। वो अपनी बेटी की हालत बहुत अच्छी से समझ रही थी और उसके दर्द को भी समझ रही थी। उन्हें कुछ न कहता देख इस बार मदीना जमाल जी के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, अब्बू देखो ना, ठीक हूँ मैं, आप बोलो ना सबको, मैं नहीं जाऊंगी किसी डॉक्टर के पास। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो किसी भी तरह से अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। जमाल जी भी नम आंखों से अपनी बेटी को ही देख रहे थे। अदनान जो बस खामोशी से मदीहा को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो हमें देर हो रही है, डॉक्टर सचदेवा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अदनान अभी उसका हाथ पकड़े एक कदम ही चला था कि मदीहा एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं नहीं जाऊंगी किसी भी डॉक्टर के पास। समझ नहीं आता आप लोगों को, आई डोंट वांट गो। ये कहते हुए उसने टेबल पर रखा पानी का जग बड़ी बेदर्दी से जमीन पर फेंका। वो इस वक्त बिल्कुल मदीहा की तरह नहीं लग रही थी, वो तो कोई और ही लग रही थी। अदनान उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो वो दोबारा चीखते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, सब दूर रहो, नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागी। सब उसके पीछे जाने लगते हैं तो अदनान कहता है, कोई नहीं आएगा इस वक्त, आप लोग यही रुके, आई विल हैंडल हर। ये कहकर वो खुद तेजी से उसके पीछे कमरे की तरफ गया। यहाँ बाकी घरवाले भी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रहे थे और देखे भी क्यों ना, मदीहा का ये रूप रूह तक कपकपा देने वाला था। नाजिया जी रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची का क्या कसूर था जो उसे इस अजियत से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्या गलती थी उसकी इन सब में, क्यों वो हादसा उसकी जिंदगी पर इस कदर निशान छोड़कर गया कि आज भी उसकी रूह का पति है जब उन सब के बारे में जिक्र होता है। इस तरह रोता देख शिफा की उन्हें शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ नाजिया, अगर हम इस तरह हिम्मत हारेंगे तो उसे कौन संभालेगा। ऐसे ही बाकी सभी उन्हें शांत करने लगते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। इधर अदनान जब कमरे में आता है तो वो बेड से टिकी नीचे बैठी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। यह वो वाली नॉर्मल मदीहा नहीं थी जो हमेशा हंसती रहती थी, ये तो कोई और ही लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो एकटक सामने खाली दीवार को घूर रही थी। अदनान उसके नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो तुरंत डरते हुए उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ बुरी तरह झटकते हुए गुस्से में दोबारा चीख कर कहती है, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ, आप सब पागल हैं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं खुद कत्ल कर दूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी किसी डॉक्टर के पास। ये कहते वक्त उसकी आंखें गुस्से से और लाल हो गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह कांप रही थी, पैनिक कर रही थी और इसी सिचुएशन से अदनान को सबसे ज्यादा डर लगता था। वो किसी तरह उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, बट वो चेकअप सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए है, ट्रस्ट मी। उसकी बात सुनकर वो आंसू से भरी आंखों से उसे देखती है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, नहीं ये कोई चेकअप नहीं है, आप सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ और जबरदस्ती मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जो मुझे वापस वो सारी बातें याद दिलाता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उसके पास, समझे आप, और आप तो दूर रहिए मुझसे, धोखेबाज है आप एक नंबर के। ये कहकर वो आसपास रखी सारी चीजें फेंककर उसे मारने लगती है। अदनान बड़ी मुश्किल से बच रहा था। वो किसी तरह उसके पास आकर उसे जबरदस्ती अपने गले से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, कपकेक शांत हो जाओ, देखो सब कुछ ठीक है, मैं पास हूं ना तुम्हारे, प्लीज रिलैक्स।
पर कोई फायदा नहीं था। वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी आवाज़ से और पैनिक करने लगी थी। वो पूरी ताकत लगाकर उसे बुरी तरह धक्का मारते हुए दोबारा वैसे ही गुस्से में चीखकर कहती है, मुझे आपका भरोसा नहीं चाहिए, आप धोखेबाज हैं। कहाँ थे आपको 2 साल जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? हॉस्पिटल बेड पर वो 7 साल की लड़की जब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब कहाँ थे आप? आप जानते थे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, फिर भी आप वहाँ नहीं थे, छोड़कर चले गए थे मुझे मरने के लिए। तब तरस नहीं आया आपको मुझ पर? केवल आप थे जो जानते थे उस दिन क्या हुआ था, पर तब भी आप छोड़कर चले गए। मुझे लौटा सकते हैं आप मेरी ज़िंदगी के वो 2 साल जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? बोलिए, नहीं ला सकते ना वापस? तो चले जाए आप यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से भी दूर हो जाए। आई हेट यू अदनान सिद्दीकी, आई हेट यू। ये कहते हुए वो टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर तेजी से उसकी तरफ फेंक कर मरती है। अदनान, जो उसके शब्दों से इस तरह तकलीफ में था कि वो इस बार बच नहीं पाया, और वो बात सीधा उसके सिर पर जाकर लगा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। ये खून देखकर मदीना और डर गई और वो घबराते हुए कहती है, यह मैंने किया है। खून खून, आई हर्ट यू। मैंने आपको भी तकलीफ पहुंचाई जैसे मैंने उन्हें मार दिया था। मैंने कत्ल किया है। आई एम ए मर्डरर। पागलों की तरह वो बस यही बड़बाती जा रही थी और वही अदनान के सिर से बुरी तरह खून बह रहा था, पर उसे इस वक्त अपनी फिक्र नहीं थी। वो धीरे धीरे कदम लेते हुए उसके पास आता है और इस बार उसके गालों को थामकर बड़े प्यार से कहता है, नो कपकेक, यू आर नॉट। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ठीक है? रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना, मेरी सारी बातें मानती हो, प्लीज शांत। पर वो अभी भी बुरी तरह कांप रही थी और कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी जो अदनान को साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी कंडीशन और बिगड़ता देख अदनान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से अपने सख्त होंठ उसके कांपते हुए होठों पर रख देता है, और यह होते ही मदीहा धीरे धीरे शांत होने लगती है। अदनान ने सिर्फ अपने होंठ उसके होठों पर रखे हुए थे, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, पर उसके इस एक्शन से मदीहा शांत हो रही थी। धीरे धीरे उसका कपकपाना बंद हो रहा था, पर अचानक वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, मैंने उन्हें मार दिया। मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ। मैंने चाचू को मार दिया। आई किल्ड हिम। मैं सबको मार दूंगी, सब मर जाएंगे। आई एम अ मर्डरर। उसे इस तरह रोता देख अदनान उसे अपने सीने से लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ से हिलाते हुए वहीं पास में रखे ड्रॉअर को खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन निकलता है और आहिस्ता से ही बिना मदीहा को पता चले वो इंजेक्शन उसकी आंख पर लगाता है, जिससे वो हल्का सा चीख देती है, पर तुरंत उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। उसे बेहोश देखकर अदनान उसे ठीक से उठाता है और उसे बेड पर लेटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। इस वक्त पूरा कमरा जैसे तहस नहस था और अदनान बस एकटक मदीहा को देख रहा था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही मदीहा है जो 24 घंटे हंसते मुस्कुराती रहती थी। ये तो कोई अलग ही पर्सनैलिटी लग रही थी, बिल्कुल वही। अदनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो बस एकटक उसे देख रहा था। पर फिर अचानक उठकर वो कमरे से बाहर आता है तो सब लोग वहीं मौजूद थे। उसे आता देख जमाल की फिक्र के साथ पूछते हैं, ठीक है, वह क्या हुआ उसे? पर तभी उनकी नज़र अदनान के सिर से बह रहे खून पर जाता है और वो और घबरा जाते हैं। सहीर जी, अदनान, अंदर से इतने टूटने की आवाज़ क्यों आ रही थी और तुम्हारे सिर से इतना खून क्यों बह रहा है? सब ठीक तो है ना? अदनान, इंजेक्शन दिया है, नींद का सो रही है। अम्मी, आप डॉक्टर सचदेवा को कॉल करके घर पर ही बुला लीजिए, शी नीड्स ट्रीटमेंट। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने या जवाब दिए वहां से सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और सब बस उसे देखते रह जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, पर यह पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 10 सालों में कितनी बार हो चुका था। हिसाब दे पाना शायद मुमकिन नहीं था, और इन सब में सबसे ज्यादा अगर मदीहा के अलावा किसी को तकलीफ होती थी तो वो सिर्फ अदनान था। उसकी जैसे जान निकलती थी अपनी मोहब्बत को इस कदर तकलीफ में देखकर, पर वो खामोशी से सारा दर्द खुद बर्दाश्त कर लेता था। घर वाले समझते थे कि वो तकलीफ में है, पर अदनान की फितरत में नहीं था अपना दर्द बांटना, और इसलिए वो सब कुछ अकेला खुद ही बर्दाश्त करता था। कुछ खाओ उसके हिस्से में भी थे, पर ना वो किसी को दिखते थे और ना वो किसी को उनके बारे में बताता था, और बताता भी क्यों, वो तो अदनान सिद्दीकी था। जारी है, भाई यूज होश गया है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और डॉक्टर सचदेवा का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां कबीर घबराते हुए आता है, जिसे अजहर ने की कॉल कर बुलाया था। वो आकर सीधा अजहर से पूछता है, क्या हुआ, इतना अचानक क्यों कॉल किया? अजहर, वो मदीहा को फिर से पैनिक अटैक आया है। ये सुनते ही कबीर और घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो परेशान होते हुए पूछता है, अदनान कहाँ है? अदनान का जिक्र आते ही शिफाजी परेशान होते हुए कहती है, बेटा वो अपने स्टडी में है और बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, चोट भी आई है उसे, तुम जाओ जरा देखो उसे, हम सबसे तो दरवाजा ना खोले शायद। उनकी बात सुनकर कबीर फौरन दौड़ते हुए ऊपर जाता है और अदनान की स्टडी के पास जाकर वो नोट करने वाला होता है, पर दरवाजा पहले से खुला था। ये देखकर वो अंदर जाता है तो अदनान वही अपनी चेयर पर आंखें करे सिर लगाए खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। आंखों पर आंसू के निशान साफ दिख रहे थे। वो यकीनन रोया था, और किस कदर रोया था इसका अंदाजा उसके चेहरे पर बने आंसुओं के निशानों से ही पता चल रहा था।
उसके माथे से अभी भी खून हल्का हल्का बह रहा था। उसकी हालत देखकर कबीर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाकर उसे संभाल सके। वो किस कदर दर्द में था ये कबीर महसूस तो नहीं कर सकता था, पर अंदाजा जरूर लगा सकता था। वो धीरे कदमों के साथ उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारता है, अदनान। उसकी आवाज़ पर वो एक झटके से आंखें खोलता है तो उसकी आंखों को देखकर कबीर का जैसे दिल पसीज गया था। उसकी आंखों का वो दर्द, वो तकलीफ, वो शिकायतें, सब कुछ साफ साफ चीख चीख कर अपनी मौजूदगी की गवाही दे रही थी। उसकी आंखों में वो आंसू जिन्हें उसने बाहर आने की इजाज़त नहीं दी थी, वो उसका हाल दिल साफ बयां कर रहे थे। कबीर को देखकर वो बिना किसी भाव की सख्त आवाज़ में पूछता है, डॉक्टर सचदेवा आए? कबीर, नहीं वो आ रहे, पर तू उन्हें छोड़ और खुद को देख क्या हाल बना रखा है। तूने अपना ऐसे संभालेगा? उसे चल, मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। अदनान उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अपनी चेयर से उठकर उस बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने जाकर खड़े होते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनकर कबीर गुस्से में उसे समझाते हुए कहता है, अदनान तुम पागल हो गए हो? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जरा देखो कितनी गहरी चोट है। तुम्हें इस तरह देखकर हम सबको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तुम्हें मदीहा को देखकर होती है, समझते क्यों नहीं हो तुम? उसकी बात सुनकर अदनान उसकी तरफ पलटकर दर्द भरी से मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं, कोई नहीं समझ सकता कि कैसा लगता है जब मैं उसे उस तरफ दर्द और तकलीफ में देखता हूँ, कोई भी नहीं। कबीर एक गहरी सांस लेकर, अदनान समझ बात को, और उसके बारे में तो सोच क्या सोची गई, वो तुझे ऐसे देखकर उसके खातिर ही सही एटलीस्ट बैंडेज तो करवा लें। इस बार अदनान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो उसकी खामोशी को उसकी हामी समझकर कबीर उसे ठीक से बैठाता है और उसकी बैंडेज करता है। वो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट था तो उसे पता था कि कितने जख्म कितने गहरे होते हैं। बैंडेज लगाने के बाद कबीर उससे कुछ कहने वाला होता है कि तभी रियान वहां आकर कहता है, भाई वो डॉक्टर सचदेवा आ गए हैं। उसकी बात सुनकर अदनान फौरन उठकर तेजी से वहां से चला जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो हॉल में आते हैं तो वहां एक लगभग 32-34 साल का आदमी खड़ा था। दिखने में वो काफी हैंडसम था, पर अदनान के मुकाबले कम ही था। वो शिफा जी से कुछ पूछ रहा था, पर अदनान को देखकर वो उसकी तरफ बढ़कर उससे हाथ मिलाया है तो अदनान भी उससे हाथ मिलाकर उसे अपने कमरे की लेकर जाने लगता है। जब वो लोग अदनान के कमरे में पहुंचते हैं तो मदीहा अभी भी नींद में थी। ये देखकर डॉक्टर सचदेवा अदनान से कहते हैं, तुमने फिर से नींद का इंजेक्शन दिया? अदनान, इसे शांत करने का कोई और रास्ता भी नहीं था इससे पहले कि यह खुद को चोट पहुंचाती, इसके अलावा और कोई तरीका मुझे दिखा नहीं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सचदेवा हाँ में सिर हिलाते हैं और मदीहा के पास जाकर उसे चेक करते हैं। बाकी घर वाले भी वहीं मौजूद थे। अदनान, जो किसी को अपने कमरे में आने की इजाजत तक नहीं देता था, आज वो शांत था, उसे कोई होश भी नहीं था फिलहाल। कुछ देर चेकअप के बाद डॉक्टर सचदेवा सबको बाहर आने का इशारा करते हैं तो सोफिया को छोड़कर सब बाहर आ जाते हैं क्योंकि किसी का मदीहा के पास होना भी जरूरी था। बाहर आते ही अदनान बेसब्री से पूछता है, हाउ शी? डॉक्टर सचदेवा एक गहरी सांस लेकर, मैंने पहले भी आपको बताया है उसकी कंडीशन बहुत नाजुक है, हमें उसे जितना हो सके प्यार और केयर से हैंडल करना है। आज उसे जो पैनिक अटैक आया वो भी शायद इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी दिन से बहुत स्ट्रेस ले रही थी, और फिर आपने मेरा जिक्र भी कर दिया। आप जानते हैं मेरे नाम से कितना घबराती है वो, उसे लगता है कि मैं उसे वो पुरानी चीज़ें याद करा रहा हूँ। पर मैंने आपको पहले भी कहा है, जब तक वो उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तब तक कोई दवाएं अपना असर नहीं दिखाएंगी। उनकी बात सुनकर नाजिया जी परेशान होते हुए कहती है, क्या कोई तरीका नहीं है उसे इन सब से बाहर लाने का? 10 साल हो गए, 10 साल से यही सब चलता आ रहा है, कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर सचदेवा, तरीका है, और वो तरीका है मोहब्बत, प्यार। उसे आप लोग जितना ज़्यादा प्यार से और अटेंशन से रखेंगे उतना ज़्यादा वो इस सिचुएशन से बाहर आएगी, लेकिन जब तक वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, मैंने कुछ दवाएं बदल दी है, उनमें से कुछ दवाएं तो आप उसे हमेशा की तरह खाने में मिलाकर दे सकते हैं, पर कुछ दवाएं हैं जो नॉर्मली ही देनी पड़ेगी और एक बार उसे चेकअप के लिए लाना होगा। पर समझाकर इस तरह एकदम कहेंगे तो वह घबराएगी, और अगर घबराएगी तो पैनिक करेगी, और उसके पैनिक करने से कंडीशन और बढ़ेगी। तो आप लोगों उसे प्यार से समझाए, क्योंकि फोर्सफुली हम उससे कुछ नहीं करवा सकते। सब लोग ध्यान से डॉक्टर सचदेवा की बात सुन रहे थे। अपनी बात कहने के बाद वो अदनान की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर सिद्दीकी, मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, सो इफ यू डोंट माइंड कैन वी? उनकी बात सुनकर अदनान हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर मंजूरी देता है और खुद अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सचदेवा भी उसके पीछे जाते हैं। स्टडी रूम में पहुंचकर अदनान बड़े रोब के साथ अपनी हेड चेयर पर बैठता है और डॉक्टर सचदेवा उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर कहते हैं, अदनान तुम ठीक हो? अदनान अपनी गहरी आवाज़ में, आपको यहाँ मेरा थेरेपिस्ट बनने के लिए नहीं, मेरी बीबी के लिए बुलाया गया है, तो उसके बारे में बात कीजिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सचदेवा एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, अदनान उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हो सकता है कि वह पागल। इससे आगे वो कुछ क्या बातें, उससे पहले उनके कानों में अदनान की खतरनाक गरजती हुई आवाज़ आती है, अगर इसके आगे आपने कोई भी बेफजूल का अल्फाज कहा तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा आपका लाइसेंस कैंसिल कराने में।
उसकी बात सुनकर डॉक्टर सचदेवा ने अपनी बात कंप्लीट करना सही नहीं समझा और वो खामोश ही रहे, पर फिर कुछ सोचकर सीरियस अंदाज में कहते हैं, वो तुमसे बहुत हद तक कनेक्टेड है। अगर कोई उसे ठीक कर सकता है तो वो तुम ही हो, और तुम्हारे अलावा कोई पूरा सच भी नहीं जानता, इसलिए उसे कंफर्टेबल करो अपने साथ। हो सके तो उसे बताओ कि तुम 2 साल कहाँ थे। उसे थोड़ा बुरा लगेगा, पर वो तुम पर दोबारा भरोसा करने लगेगी, क्योंकि तुम ही उसे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में मदद कर सकते हो, तुम ही उसे संभाल सकते हो। अदनान तुम्हारे अलावा किसी से नहीं संभलेंगी। वो उसे थोड़ा दर्द देकर अगर उसकी जिंदगी का सारा दर्द खत्म कर सकते हो तो कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनकी बात सुनकर अदनान एकदम से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले ही उसे लगता है कि वो मर्डरर है। वो सच जानकर तो उसे और रिग्रेट होगा। डॉक्टर सचदेवा उसे समझाते हुए कहते हैं, और अगर तुम नहीं बताओगी तो सिचुएशन और बिगड़ेंगी। हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, ना वो नहीं आई डिप्रेशन के बाहर, तो क्यों ना एक बार उसे सारा दर्द देकर उसे तकलीफ से आज़ाद कर दिया जाए। देखो अदनान, उस वक्त वो सिर्फ एक 7 साल की बच्ची थी, और उसके साथ जो हुआ वो उसके जहन में कैद हो चुका है, और हमें उसे इस दर्द से रिहाई करानी है, और इसके लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि वो तुम पर दोबारा से भरोसा करे, तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास करे, और उसके लिए उसे वो सच पता होना जरूरी है, वरना उसे हमेशा तुमसे शिकायत रहेगी, नाराज़गी रहेगी, और उसका हक है ये जानना। यह बात उससे जुड़ी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी घर वालों को भी उस आधे सच से रूबरू करा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मदीहा के अंदर एक डर यह भी है कि जब घर वालों को बाकी की बात पता चलेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे अच्छा तुम पहले ही उन्हें बता दो, और वो समझेंगे इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सिर्फ एक्सीडेंट था। अदनान ने कुछ नहीं कहा। उसे खामोश देखकर डॉक्टर सचदेवा अपनी चेयर से उठते हुए कहते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक डॉक्टर हूँ, उसे दवाएं दे सकता हूँ, पर जब तक वो खुद अंदर से ठीक होना नहीं चाहेंगी कोई दवाएं असर नहीं करेगी, और वो अंदर से तब ठीक होगी जब वो सच को एक्सेप्ट करेगी। एक बार जरूर सोचना इस बारे में, और जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेकर आना। पर हाँ, समझा कर चलता हूँ मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद अदनान कई घंटे तक अपनी स्टडी रूम में ही बैठा कुछ ना कुछ सोचने लगता है। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बार दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो अंदर आने की इजाज़त देता है तो अजहर अंदर आकर कहता है, भाई उसे होश आ गया है। ये सुनकर अदनान फौरन अपनी चेयर से उठकर अपने कमरे की तरफ भागता है। जारी है बी ए गुड गर्ल। अदनान कमरे में आया तो सब वहाँ पहले से मौजूद थे। नाजिया जी और शिफात जी मदीहा के पास बेड पर ही बैठे थे, और मदीहा नासमझी में सबको देख रही थी। वो सबको देखकर पूछती है, क्या हुआ है और आप लोग यहाँ क्यों हैं? और मैं यहाँ, मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना था ना। अदनान उसकी बात सुनकर समझ गया कि उसे हमेशा की तरह कुछ भी याद नहीं है, और यह कोई पहली बार की बात नहीं थी, हमेशा का था। जब भी उसे पैनिक अटैक आते थे तो वो बेहोश आ जाती थी, और जब उसे वापस होश आता था तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, वो सब कुछ भूल जाती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि इन पिछले 10 सालों में उसे कितने पैनिक अटैक आए हैं। अगर कुछ रह जाता था तो धुंधली सी कुछ यादें। सब उसके सवाल पर आपस में एक दूसरे को ही देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी अदनान उसके पास आता है तो शिफा जी खुद बेड से उठ जाती है, और अदनान वहां उसके पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। उसने झूठ बोला, जो वो अक्सर उसे बोला करता था जब उसे होश आता था पैनिक अटैक के बाद। पर मदीहा का ध्यान उसके शब्दों पर नहीं था, वो उसकी चोट को देख रही थी जो उसने ही उसे दी थी। वो आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बैंडेज छूते हुए कहती है, ये कैसे हुआ? इतना गहरा जख्म कहाँ से लगा आपको? अदनान, वो कुछ नहीं, दरवाजे से लग गई थी। मदीहा फिक्र के साथ, ध्यान कहाँ रहता है आपका? इतनी चोट लग गई है। वो और स्ट्रेस न ले, इसलिए जमाल जी सबको उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी जरूरी था कि मदीहा ज्यादा सोचे ना, और अदनान बड़े आराम से उसे हैंडल कर सकता था। इसलिए वो सब वहां से चले जाते हैं मदीहा को आराम करने का कहकर। मदीहा कुछ सोचते हुए अदनान से पूछती है, क्या कुछ हुआ था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, क्या बात है, जब तुम वाकई में कुछ गलत करती हो तब अपनी गलती नहीं मानती, और आज अपने आप बिना कोई गलती करे तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है। उसकी बात सुनकर वो चिढ़ जाती है पर कुछ कहती नहीं है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी कुछ मेमोरी गायब कर दी है, जो सचमुच हुआ भी था। अदनान उसे ऐसे सोचता देख समझ जाता है कि जरूर वो परेशान हो रही है। ये देखकर अदनान बिना कुछ सोचे उसे अपने गले से लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, सुशांत, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है। ओके, तो नाउ बी ए गुड गर्ल एंड जस्ट रिलैक्स। इतना कहकर वो उससे थोड़ा दूर होकर प्यार से उसके माथे को चूमता है और उसे ठीक से लेटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जाने लगता है। तो मदीहा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसकी तरफ पलट कर देखता है तो वो उसे ही देखते हुए कहती है, सच में मैंने कुछ नहीं किया ना, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे?
उसकी बात सुनकर अदनान वापस उसके पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे किसी को तकलीफ हो, इसलिए फिलहाल आराम करो। हम मदीहा कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसकी चोट को हल्के हाथों से सहलाते हुए पूछती है, आपको दर्द हो रहा है? उसे अपनी फिक्र करता देख अदनान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, किसी को बड़ी फिक्र हो रही है मेरी? ये सुनकर वो फौरन उसकी चोट से अपना हाथ हटाकर जरा झेपते हुए कहती है, नहीं तो मैं तो बस इंसानियत के हवाले से पूछ रही थी, मुझे आपकी फिक्र क्यों होगी, भला मुझे आप पसंद तक नहीं। ये कहते हुए वो मुसलसल यहाँ वहाँ देख रही थी। अदनान, जानता हूँ पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, माना कि थोड़ी स्टूपिड हो, बेवकूफ़ हो, बचकानी हो, पर इट्स ओके, आई विल एडजस्ट। वो यह ऐसे कह रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, जिसे सुनकर मदीहा चिढ़ते हुए कहती है, आप समझते क्या है खुद को? अदनान उसे एक आई विंकिंग फेस करते हुए कहता है, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हैंडसम हॉट इंटेलिजेंट वन एंड ओनली हस्बैंड। उसकी बात सुनकर वो अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां नहीं है, कोई हैंडसम वैंसम नहीं है, आपसे ज्यादा हैंडसम तो राजू है। उसके मुंह से ये सुनकर अदनान की आंखें एकदम सख्त हो जाती है और वो उसे घूरते हुए पूछता है, कौन राजू? मदीहा बेफिक्री से, आप राजू को नहीं जानते, हमारी यूनिवर्सिटी में एक गार्ड है, वो आपको पता है, उनके 9 बच्चे हैं, तब भी वो अभी तक हैंडसम लगते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान जो अभी तक परेशान था, उसे अब अपने सामने बैठी अपनी इस बीवी पर शदीद गुस्सा आया। मतलब किया थी ये लड़की, वो चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो, पर उसकी बेइज्जती करना नहीं भूलती। अदनान उसे घूरते हुए, तुम फिक्र ना करो, मैं भी 10 बच्चों के बाद भी हैंडसम ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे हैरान नजरों से देखते हुए कहती है, 10 बच्चे? या अल्लाह, आपने क्या अपनी घर की क्रिकेट टीम बनानी है जो इतने बच्चे करने हैं? अदनान कुछ सोचते हुए, नॉट अ बैड आइडिया, हम एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं, एक काम करेंगे, 10 की जगह 11 बच्चे ठीक रहेंगे, ओके? मदीहा उसकी बात सुनकर एकदम से बेड से उठकर उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसकी बात सुनकर अदनान उसके ऊपर हल्का सा झुककर कहता है, तुम्हें वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है, तो तुम टेंशन मत लो, ओके? उसे काफी अच्छी से अदनान की डबल मीनिंग वाली बातें समझ आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी अदनान उसे वापस लेटाते हुए कहता है, बस मेरी बेवकूफ़ों की ममलिका, अब ज्यादा ना सोचो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, हम अपनी क्रिकेट टीम के बारे में बाद में सोचेंगे, ओके? मदीहा का मन तो कर रहा था कि वो अपने सामने बैठे अपने इस शौहर का मुंह तोड़ दे, पर अफसोस ना तो उसके बाजुओं में इतनी जान थी और ना ही हिम्मत, इसलिए वो चुपचाप लेट गई। उसे काफी थकान भी फील हो रही थी, इसलिए अदनान की कुछ देर ही सिर सहलाने पर वो दोबारा गहरी नींद के आगोश में चली गई और अदनान भी एक बार हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमकर वहां से चला गया। इधर एक बड़े से मैंशन में सेकंड फ्लोर पर बेड पर पीठ के बल लेटा ज़ेहान एक टक सीलिंग को देखते हुए ही मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसकी नज़र अंदर आते हुए मिर्ज़ा पर गई, तो वो उसे देखकर फ़ौरन बैठ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप? मिर्ज़ा अंदर आते हुए, क्यों, मैं आ नहीं सकता, वैसे कुछ बात करनी थी तुमसे। पर तुमसे? ज़ेहान, जी कहिए। मिर्ज़ा, तुम आज रात को ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जब तक यह मामला सेटल नहीं हो जाता तब तक तुम वापस नहीं आओगे? ये सुनकर ज़ेहान अपनी जगह से उठकर हैरानी से कहता है, पर क्यों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिर्ज़ा, और वो क्यों? कोई नया शिकार पसंद आ गया है? उसके मुंह से ये सुनकर ज़ेहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसी मासूम लड़की कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, मुझे वो चाहिए। आपको पता है, अगर आप उसे देखेंगे ना तो आप भी उस पर फिदा हो जाएंगे। उसका वो हुस्न, वो जिस्म, सब कुछ इतना हसीन है ना भाई कि मैं बयां नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मिर्ज़ा हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सोचो, अगर मुझे पसंद आ गई तो फिर वो तुम्हें नहीं मिलेगी। खैर, वो लड़की तो बाद में भी तुम्हारे बिस्तर तक आ जाएगी। फिलहाल जिस लड़की का तुमने रेप किया था वो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। मैं इलेक्शन के समय कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। जब मामला सुलझ जाएगा तो हम खुद उसे तुम्हारे बिस्तर तक ला कर देंगे। उसकी बात सुनकर ज़ेहान की आंखों में कुछ निराशा और बेसब्री थी, पर फिलहाल उसे मिर्ज़ा की बात ठीक लगी, इसलिए वो मान गया। इधर अदनान अपने स्टडी रूम में ही बैठा था और जैद उसके सामने बैठा हुआ था, जो उसे ज़ेहान के बारे में बता रहा था। जैद सर, इस ज़ेहान गाजी के ऊपर तो बहुत केस है, पर सारे के सारे झूठे साबित हो गए क्योंकि कोई सबूत और गवाह नहीं था। इसका भाई एक बहुत बड़ा नेता है और हमारे खबरियों से पता चला है कि इसका भाई इसे आज रात को ही न्यूयॉर्क भेजने वाला है। अदनान, उठा लो उसे, अब वो न्यूयॉर्क नहीं सीधा हमारे पास लैंड होगा। और हाँ, इसके भाई को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और एक काम करो, इसके भाई की भी कुंडली निकालो, अब जब छोटे मियाँ जेल जाएंगे तो बड़े मियाँ बाहर रहकर क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर जैद भी हाँ में सिर हिलाता है, तो अदनान उसे कुछ और बातें समझाकर वहां से जाने का कहता है। फिर वो खुद भी कुछ फाइल्स में बिजी हो जाता है। जारी है मदीहा की फिक्र। दूसरे दिन सुबह
मदीहा उठी तो अदनान हमेशा की तरह पहले ही उठ चुका था। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वो वहां नहीं था। अभी घड़ी में भी सुबह के 7 ही बजे थे। कुछ सोचकर वो अलमीरा से कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। आज संडे था तो उसे कहीं जाना नहीं था, पर 2 दिन बाद से उसके एग्जाम जरूर शुरू होने वाले थे, इसलिए आज उसने जमकर पढ़ाई का सोच लिया था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई तो सब नाश्ते की टेबल पर ही मौजूद थे, पर अदनान वहां भी नहीं था। ये देखकर उसे जरा अजीब लगा, पर फिर वो अपना सिर झटककर नीचे की तरफ चली गई। उसे आता देख था नाजिया जी उसके पास जाकर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए पूछती है, आ गई मेरी बच्ची, अब कैसा लग रहा है? मदीहा इधर उधर चारों तरफ देखते हुए, हाँ ठीक हूँ अब मैं अम्मी। उसे ऐसे यहाँ वहाँ देखता देख नाजिया जी पूछती है, क्या हुआ बेटा, कहाँ देख रही हो? उनकी पूछने पर जैसे वो एकदम से झेंपी और घबराते हुए कहती है, न नहीं नहीं तो अम्मी मैं किसे ढूंढूंगी, सब तो यहीं पर है। वो मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए। उसके कहने पर वो मुस्कुराते हुए उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। अब तक बाकी सब भी अपनी जगह बैठ गए थे और सभी नाश्ता शुरू करते हैं। मदीहा को उम्मीद थी कि नाश्ते के दौरान कोई तो अदनान का जिक्र करेगा, पर अफसोस उसकी चाहत की कदर किसी ने नहीं की और नाश्ते की टेबल पर सारी बातें तो हुई पर अदनान का जिक्र नहीं। मदीहा को एक बार तो लगा कि वो किसी से पूछ ले, पर फिर उसने ये करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना नाश्ता किया। नाश्ते के बाद शिफा जी को किसी काम से मार्केट जाना था तो वो सोफिया को अपने साथ ले गई। उम्मीद भी उन्हीं के साथ गई थी। इधर मदीहा अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग वैसे भी खराब हो रहा था, जिसकी वजह उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। खुद को शांत करने के लिए वो सीधा स्टडी टेबल पर बैठ गई और उसने किताबें खोल ली, पर अफसोस उसका जहन दिमाग अभी भी भटक रहा था। ऐसे ही किताबों के पन्ने पलटते पलटते 1 घंटा कब बीत गया उसे पता नहीं चला, पर इस बीच उसे बस अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ना पढ़ाई में मन लग रहा था ना किसी और चीज में। उसने घड़ी की तरफ देखा तो फिलहाल 11 बजे रहे थे। कुछ सोचकर वो खुद से कहती है, आज तो संडे है, आज कहाँ चली गई यह, और अगर कोई काम था भी तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी, यह नहीं कि एक बार बताकर चले जाते। फिर एकदम से दोबारा खुद से कहती है, पर मुझे क्यों इतनी पड़ी है, अगर नहीं फिक्र उन्हें मेरी तो ना सही मैं कौन सी मरी जा रही हूँ उनके लिए। खुद को ये सब समझाकर वो दोबारा पढ़ने की कोशिश करने लगती है, पर अभी भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो खुद से कहती है, एक दफ़ा कॉल करूँ क्या? नहीं नहीं, उन्हें लगेगा मैं फिक्र कर रही हूँ। फिर कुछ देर इधर उधर का सोचने के बाद वो फ़ोन उठा ही लेती है और कहती है, एक काम करती हूँ, कोई क्वेश्चन पूछने के बहाने कर लेती हूँ, उठा, हाँ ये ठीक रहेगा। यही सब सोचते हुए वो अदनान को फ़ोन मिलाती है, पर तुरंत उसका मुंह बन जाता है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो गुस्से में फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए खुद से कहती है, भाड़ में जाइए, ना जाने ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मुझे फिक्र हो रही थी, जब इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों मरी जाऊँ, इनके लिए हद होती है। पता है मेरी तबीयत खराब है और इन्हें ज़रा चिंता नहीं है मेरी। ये कहते हुए वो बेड से उठती है, तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे एक फ़ोन पर जाती है। वो फ़ौरन जाकर देखती है तो यह अदनान का फ़ोन था। ये देखकर उसे अब ज़रा हैरानी होती है क्योंकि वो कभी अपना फ़ोन छोड़कर नहीं जाता था, फिर अब कैसे? अब उसे कुछ घबराहट भी होने लगती है। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकलती है और नीचे आती है तो उसके कानों में नाजिया जी की आवाज़ आती है, जो फ़ोन पर शायद किसी से बात कर रही थी। नाजिया जी, हाँ ठीक तो है ना अरहम, और तुम लोग हॉस्पिटल से कब आ रहे हो? मदीहा के कानों में जैसे ही यह शब्द गए वो जैसे अपनी ही जगह पर थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि कल रात ही तो उसकी अदनान के साथ नोकझोंक हुई थी और कल रात ही उसने उसे खुद सुलाया था। फिर ऐसा क्या हो गया जो उसे अस्पताल जाना पड़ा? यही सब सोचते हुए वो दौड़कर नाजिया जी के पास आती है और घबराते हुए पूछती है, वो कहाँ है? नाजिया जी, अदनान तो हॉस्पिटल में है दरअसल। मदीहा उनकी बात बीच में ही काट कर, कौन से हॉस्पिटल? नाजिया, हॉस्पिटल। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मदीहा फौरन वहां से बाहर की तरफ आई। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे, पर जब तक वो बाहर आए मदीहा ड्राइवर के साथ वहां से जा चुकी थी। आपको नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अदनान उन्हें मदीहा की जिम्मेदारी देकर गया था और यहाँ वो बिना कुछ सुने घर से निकल गई थी और वो कुछ नहीं कर पाई। जारी है मदीहा की फिक्र। सिटी हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकी और मदीहा पैसेंजर सीट से हड़बड़ाते हुए बाहर निकली और तेजी से दौड़ते हुए अंदर की तरफ भागती है। ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वो जैसे ही अंदर पहुंची उसकी नज़र अनाया ही सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रहे जैद पर जाती है। वो उसे ठीक से तो नहीं जानती थी, पर इतना पता था उसे कि यह अदनान का असिस्टेंट है और 1-2 बार जब वो किसी काम से घर आया था तब उसने उसे देखा था, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसे रिसेप्शनिस्ट से बात करता देख वो और घबरा गई और दौड़ते हुए उसके पास गई। जैद, जिसका ध्यान अभी रिसेप्शनिस्ट पर ही था, अपने पास आती मदीहा को देखकर वो एकदम से चौंक गया। तब तक मदीहा भी वहां आ चुकी थी। उसका हुलिया फिलहाल ऐसा था कि कुछ कहां तक नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि वो नंगे पांव वहां आई थी। मदीहा बदहवास सी नमः आंखों से उससे पूछती है, अदनान जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? क्या क्या हुआ है उन्हें? मुझे लेके चलिए उनके पास प्लीज। ये कहते कहते वो ऑलमोस्ट रोने लगी थी।
जैद को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर अगर कहीं गलती से भी अदनान को पता चला कि वो उसके कारण रो रही है तो वो उसका क्या हाल करेगा, ये सोचकर भी उसकी रीढ़ी हड्डी तक कांप गई थी। वो घबराते हुए उसे शांत कराने के हवाले से कहता है, मैम आप प्लीज शांत हो जाओ, देखो आप ऐसे रो मत। मदीहा उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, आप मुझे बस उनके पास लेकर चलो प्लीज, मुझे उनके पास जाना है। अब जैद भी समझ गया था कि वो नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसे अपने साथ आने का कहकर खुद लिफ्ट की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद लिफ्ट 4 फ्लोर पर आकर रुकती है और वो लोग बाहर आते हैं। मदीहा जैसे ही लिफ्ट के बाहर कदम रखती है उसकी नज़र सीधा कॉरिडोर के लास्ट में खड़े अदनान पर जाती है। उसने अभी भी अपना रात वाला ही सफ़ेद पठानी कुर्ता पहना हुआ था और मौसम की सर्दी को समझते हुए उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी। वो मदीहा की तरफ अपनी पुशत पीट कर खड़ा था और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान नहीं था मदीहा की तरफ, पर यहाँ मदीहा नम आंखों से बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे अपने सामने देखकर जैसे उसकी सांस में सांस आई थी। जब उसने नाजिया जी के मुंह से हॉस्पिटल का सुना था तो केवल वही जानती है कि उस पर क्या बीती थी। वो कुछ पल तक उसे नम आंखों से देखती है, फिर तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाती हैं। अदनान जो अपनी सख्त आवाज़ में किसी से गुस्से में कुछ बात कर रहा था, तभी अचानक से कोई उसे पीछे से हक करता है और अपने छोटे छोटे हाथ कसकर उसकी कमर पर बांध लेता है। ये छुअन वो बहुत अच्छे से पहचानता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस छुअन को इस वक्त यहाँ महसूस करेगा। वो फौरन पलट कर देखता है तो मदीहा उसी को गले लगाए जोर जोर से रो रही थी। उसे ऐसे रोता देख वो एकदम घबरा गया। वो तुरंत फ़ोन कट कर उसे अपनी पॉकेट में रखता है और मदीहा को हल्का सा दूर कर उसे देखता है तो उसकी आंखें एकदम से घबरा जाती है। जिस लड़की की आंखों में वो एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो आज बेतहाशा बस रोए जा रही थी। रोते रोते यहाँ तक कि उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा सिर से नीचे उतारकर गले में डाल हुआ था, पैरों में ना चप्पल थी ना कोई होश। वो बस रोते हुए उसे देख रही थी। अगर यह कोई और वक्त होता तो अदनान उसके इस बिखरे हुलिये के लिए उसे खूब डांटता, पर फिलहाल उसकी ऐसी हालत देखकर वो खुद घबराया हुआ था। अदनान उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से उसे शांत कराते हुए कहता है, क्या हुआ कपकेक, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तबीयत नहीं ठीक थी ना तुम्हारी? पर मदीहा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी रो रही थी, या यूं कहो और जोर से रो रही थी। ये देखकर अदनान बिना आगे कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका सिर सहलाने लगता है ताकि वो शांत हो सके। मदीहा ने भी अपनी मुट्ठी में उसके कुर्ते को पकड़ लिया था कसकर, और वो अभी भी रो रही थी। वहाँ आसपास ज्यादा लोग तो नहीं थे, पर जितने भी थे सबका ध्यान उन्हीं पर था। वो साथ में लगी इतने आइकॉनिक रहे थे। अदनान की मैच्योरिटी जैसे मदीहा की इनोसेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अदनान धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बेचैनी उसे भी हो रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे रोते हुए इस उलझी सी हालत में यहाँ क्या कर रही है। उसे तो फिलहाल घर पर होना चाहिए था। दरअसल हुआ ये था कि कल रात को मदीहा को सुलाने के बाद जैद से अपने स्टडी रूम में मीटिंग करने के बाद वो अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था कि तभी उसके पास अपने एक आदमी का फ़ोन आया, जिसे उसने लखन के घर वालों की और उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया था। और उसने अदनान को इन्फॉर्म किया कि लखन के घर पर और उसकी फैमिली पर जानलेवा हमला किया गया है। किसी ने उन पर गोलियां चलाई है। वो तो गनीमत थी कि सिर्फ एक गोली लखन के हाथ को छूकर गुजर गई और बाकी कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही अदनान ने फौरन अपने आदमियों को लखन को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा और खुद भी यहाँ आ गया। इस बीच उसका फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज था, इसलिए वह अपना फ़ोन लेकर आना भूल गया, और वैसे भी उसके पास इमरजेंसी के लिए दूसरा फ़ोन होता ही था, पर इस बारे में मदीहा को कुछ पता ही नहीं था। हालांकि वो घर पर सबको इन्फॉर्म कर आया था, पर उसे क्या पता था कि उसकी बेवकूफ़ बीवी आधी अधूरी बात सुनकर ही यहाँ दौड़ी चली आएगी। दरअसल जब मदीहा ने नाजिया जी के मुंह से हॉस्पिटल का नाम सुना तो उसे लगा कि अदनान को कुछ हो गया है, इसलिए वो आधी अधूरी बात सुने ही ड्राइवर के साथ यहाँ भागी चली आई थी। काफ़ी देर से रोने के बाद अब वो कुछ शांत हुई थी, पर उसकी सिसकारियाँ अभी भी चालू थी। अब उसे ज़रा कुछ रिलैक्स देखकर अदनान उसे खुद से हल्का सा दूर कर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर पूछता है, बच्चा क्या हुआ है? देखो मेरा दिल घबरा रहा है। क्या कर रही हो यहाँ तुम, और वो भी इस हालत में? मदीहा नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, पहले आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको क्या हुआ है? अदनान उसके आंसू पोंछते हुए नासमझी में, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा उसके हाथ अपने चेहरे से छटकते हुए हल्के गुस्से में कहती है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आप क्या हैलोवीन पार्टी बनाने आए हैं? अदनान उससे कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर वहां आकर कहते हैं, सर अब वो ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, गोली सिर्फ छूकर गुजरी थी। उनकी वाइफ है उनके साथ, थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। 24 घंटे उन्हें हॉस्पिटल में रखना होगा, उसके बाद आप लोग घर ले जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर अदनान कुछ कहता उससे पहले ही मदीहा घबराते हुए अदनान से पूछती है, गोली? कौन सी गोली? आप ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं है?
उसे घबराता देख अदनान अपनी आंखों से ही डॉक्टर को वहां से जाने का कहता है और उसका इशारा समझते ही डॉक्टर वहां से चला जाता है और अदनान मदीहा को शांत करते हुए उसे वहीं रखी एक चेयर पर बिठाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम यहाँ बैठो पहले अच्छे बच्चों की तरह। वो उसे ठीक से बैठाता है तो मदीहा अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती है, फिर क्या आप यहाँ घूमने आए हैं मुझे बिना बताएं? अदनान उसके बचकाने सवालों पर एक गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बताता है। वो जैसे जैसे उसे मोहिनी और उसके परिवार के बारे में बता रहा था वैसे वैसे ही मदीहा की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। वो खुद भी एक लड़की थी, उससे बेहतर ये दर्द कोई नहीं समझ सकता था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मदीहा नम आंखों से कहती है, कोई एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इस देश में इतना आसान है किसी की इज्जत छीनना? और क्या बेसहारा लोगों को इंसाफ पाने का अधिकार नहीं है? वो इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी। अदनान को पता था वो हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो अक्सर उसे इमोशनल चीज़ों से दूर रखता था जितना हो सके, पर फिलहाल उसे सब कुछ समझना जैसे ज़रूरी हो गया था। वो अभी अपनी बात कह ही थी कि तभी इमरजेंसी वार्ड से लक्ष्मी जी बाहर आए और मदीहा को अदनान के इतने करीब देखकर उन्हें ये बात समझने में देर नहीं लगी कि वो ही उसकी बीवी है। अदनान की नज़र भी जब उन पर गई तो वो मदीहा का उनसे तारुफ इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है, यह मेरी बीवी है मिसेस मदिया अदनान सिद्दीकी। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी जी हल्का सा मुस्कुराकर मदीहा को बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, बहुत प्यारी है आपकी बीवी साहब, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरफ। वो ये सब सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही थी, लक्ष्मी को वाकई मदीहा बड़ी प्यारी लगी थी। एक पल को तो उसका मन कर रहा था कि उसके गाल छूकर देख ले, पर फिर अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटक दिया क्योंकि उसे लगा कि मदीहा को उसका छूना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कहाँ वो महलों की शहजादी की तरह और कहाँ वो लोग। पर उनका ये ख्याल अगले ही पल दूर हो गया जब मदीहा ने आगे बढ़कर उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया। मदीहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सब ठीक कर देगा, आप उस पर भरोसा रखो और ऐसा मत सोचना कि अब आपकी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि मोहिनी जितना ना सही पर उससे थोड़ा बहुत कम प्यार तो आप मुझे भी कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत इमोशनल हो जाती है और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसका माथा चूम लेती है। मदीहा उनके आंसू पोंछते हुए, आप फिक्र मत करो, मोहिनी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि जो उसका केस लड़ रहे हैं ना वो हर किसी से वादे नहीं करते, पर जब करता है तो मरते दम तक उन्हें निभाते हैं। उसकी हिम्मत देने पर लक्ष्मी जी को भी कुछ राहत मिलती है। फिर वो तीनों लखन जी को देखने वोट के अंदर जाने लगते हैं। उससे पहले ही अदनान जैद को अपने पास बुलाकर कहता है, एक 5 नंबर का पेयर ऑफ शूज मंगा दो कपकेक के लिए। उसके ऑर्डर मिलाते ही जैद वहां से चला जाता है और बाकी लोग अंदर जाते हैं। जारी है। हाय गाइस, आपसे एक बात बतानी चाहती हूँ, मैंने न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया, न्यूज़ चैनल का क्वीन स्टोरी वर्ल्ड 2.0 यूज़ पर मेरी पहली स्टोरी आ गई है। टू गाइस प्लीज़ उधर जाकर भी स्टोरी सुनाने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे के एपिसोड सुनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फोल्डेड हैंड्स दिल।